यस यस सर। यस। चलो, ये कल हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे सेकेंडरी गुड्स पे, जिसमें सीएम पास के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सी से आपका कंस्ट्रक्शन था, एम से आपका मैन्युफैक्चरिंग का था, जो गुड्स का काम होता है। अब उसके बाद पास वाला आ जाता है प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल। हम लोग कहाँ पे, हमने लास्ट प्रोसेसिंग पे बात कर रहे थे, जब आप लोग को डिस्टरबेंस होने लगा कि अब नहीं पढ़ पाएंगे। राइट? सही है कि नहीं? यस। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग की। अब कोई भी रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, अगर वो स्टेजेस में कंप्लीट होता है या स्टेप्स में कंप्लीट होता है या उसमें मैनी प्रोसेसेस लगते हैं, तब उसको प्रोसेसिंग में डाला जाता है। मतलब वो प्रोसेसिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेसिंग वाले पार्ट में आएगा। एग्जांपल, शुगर। शुगर में शुगर केन को लिया जाता है, गन्ने को लेके उसकी पहले सफाई की जाती है, फिर जूस निकाला जाता है, जूस को साफ किया जाता है, फिर चीनी बनती है। और चीनी में भी डिफरेंट ग्रेड की चीनी बनती है और उनको अलग अलग सेग्रीगेट करके अलग अलग क्वालिटी की चीनी की पैकिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका असेंबलिंग। असेंबलिंग में सीधा सा मतलब है असेंबल करना। अब असेंबल में क्या है, आपका व्हीकल इंडस्ट्री हो गई, लैपटॉप इंडस्ट्री, टीवी, मोबाइल, ये सब में क्या है कि जो पार्ट्स होते हैं वो कोई और मैन्युफैक्चर करता है और कंपनी उसको असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल में एनालाइज करके उसको सेपरेशन किया जाता है। अब जैसे एनालिसिस में क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, अब जैसे पेट्रोल निकालना है या डीजल निकालना है, तो क्रूड ऑयल से डिफरेंट टेम्परेचर पे जाके वो सारी चीजें निकलती हैं। तो जब वो डिफरेंट प्रोसेस से जाके निकलती हैं, तो वो एनालिटिकल में आ जाता है। उसको एनालाइज करना पड़ता है कि किस प्रोसेस में जाके, किस जगह पे जाके वो निकलेगा। ठीक है, जो भी आपका फिनिश गुड्स है। और उसके बाद आता है आपका सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में क्या है, सिंथेटिकल में मेजर या बहुत सारे आपके रॉ मटेरियल को कंबाइन करके एक फिनिश गुड तैयार किया जाता है। अब जैसे सीमेंट है, अब सीमेंट का हो गया एग्जांपल, कैसे, या पेंट का। सीमेंट में आपके बहुत सारे, उसमें गिट्टी भी यूज होती है, फ्लाई ऐश भी यूज होता है, उसमें केमिकल्स भी यूज होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज यूज होती है। उसके बाद सीमेंट मैन्युफैक्चर होके निकलता है। सिमिलरली पेंट के साथ भी यही है कि पेंट में भी बहुत सारी चीज मिलाई जाती है, तब वो पेंट निकलता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी हो गई सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद आती है अपनी कौन सी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद कौन सी? टर्शरी। टर्शरी। टर्शरी का काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइड करना, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे दूसरी एड्स वगैरह हो, वो सारी चीज ट्राइब प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टर्सरी के बाद आता है आपका कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में हमने आपको क्या बताया था? कॉमर्स के दो पार्ट होते हैं, है ना? कौन कौन से? ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड और दूसरा आपका एड या फिर ऑक्सिलरी। ठीक है, ट्रेड के कितने पार्ट होंगे? ट्रेड के दो पार्ट होते हैं, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। यही होता है इंटरनल एक्सटर्नल, राइट? यस सर। अब इंटरनल में इसका बाइफर्केशन कर सकते हैं एज अ
होलसेलर और रिटेलर। एक्सटर्नल में आ जाता है आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और तीसरा है आपका एंट्री फी। एंट्री पोर्ट। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड की। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बताओ। सेल्स और ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हाँ, अब ट्रेड ट्रांसफर या विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, इंटरनल में जो ट्रेड होगा वो होलसेलर के थ्रू जो बल्क में परचेज करते हैं, और रिटेलर के थ्रू जो आपके लेस यूनिट या फिर सिंगल या 2 यूनिट के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में आपका जो है उसमें आउटसाइड द कंट्री होता है। जो भी ट्रेड होगा ये आउटसाइड कंट्री होगा। ठीक है, आउटसाइड कंट्री होगा। अब कैसे? इंपोर्ट हम कर रहे हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हम खरीदते हैं, हमें क्या चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो चीज हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, जो हमारे पास एक्सेस होता है या फिर जो मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है, हम वो चीज एक्सपोर्ट करते हैं। और इस समय अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी चीज के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, वो क्या चीज है? लेटेस्ट में ये एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, प्राइवेट पर्सन एक्सपोर्ट नहीं कर सकता इंडिया के बाहर। वो क्या चीज है? कोई बताएगा? सब है कि चले गए सब? सही है। तो मैंने अभी कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब नहीं दिया किसी ने। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्या सो अद्रिजा गए थे आप भी क्या? बोला करो, अद्रिजा आप भी बोला करो, भले सही बोलो गलत बोलो, बोला करो बेटा। मैंने आपसे पूछा, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट करने से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बैन कर दिया है कि वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। वो क्या चीज है जो जिस चीज के ऊपर बैन लगाया गया है? क्या हुआ, कोई आए नहीं रहा है बताने के लिए? सर नहीं पता। सर नहीं पता। नहीं पता नहीं। तो शायद आप लोग अब न्यूज देखते नहीं हो, इसलिए पता नहीं है। गेहूं के लिए, व्हीट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कि वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि इस समय इंडिया के बाहर गेहूं की जो रेट है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो उसका प्रॉफिट प्राइवेट लोग ना उठा पाए। जो भी गेहूं बिकेगा वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही बिकेगा, इसीलिए उस पर बैन लगा के रखा गया है। तो कारण क्या है? रशिया और यूक्रेन हाईएस्ट प्रोड्यूसर थे व्हीट के, और वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। इस समय उनका एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, और उसका फायदा इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करके अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा रही है।
समझ में आ गया? अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है? जब कोई एक explain करेगा? कंट्री से, मैं बताऊं सर? बताइए बताइए। जब एक कंट्री से गुड्स खरीदते हैं दूसरी कंट्री को बेचने के लिए। अब मुझे ये बताइए, वो एक कंट्री गुड्स खरीद के दूसरी कंट्री को बेच रही है, तो वो कंट्री डायरेक्ट क्यों नहीं परचेज कर सकती? बीच में उसको आने की जरूरत क्या है? जवाब दो, जल्दी जवाब दो, आगे बढ़ना है फिर। सर क्या आप मुझे एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने बोला एंट्री पोर्ट का अभी जवाब मिला मेरे को। एक कंट्री दूसरी कंट्री को बेचती है सामान, ठीक है, तीसरी कंट्री मतलब फर्स्ट कंट्री से परचेज किया और थर्ड कंट्री को बेचा सेकंड कंट्री में। तो ये फर्स्ट कंट्री से डायरेक्ट थर्ड कंट्री क्यों नहीं बिजनेस करती है? वो दूसरी कंट्री के सर थ्रू अगर क्यों फर्स्ट खरीदती है? कंट्री के सर अगर फर्स्ट कंट्री के साथ रिलेशंस नहीं अच्छे हैं तो किसी और कंट्री के थ्रू खरीदते हैं, और जो बीच की कंट्री होती है उसको भी कुछ प्रॉफिट होता है फिर। वो अपना प्रॉफिट तो कमाएगा, सीधी सी बात है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं अफगानिस्तान से या फिर पाकिस्तान से इंडिया में, वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, राइट? वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो वाया दुबई या वाया सऊदी अरब होते हुए आते हैं। कारण क्या है? हमारे है कुछ के साथ अच्छे रिलेशन और कुछ के साथ नहीं है, तो हमें दूसरी कंट्री के थ्रू परचेज एंड सेल करना पड़ता है। तो उसका कारण भी यही है सेम, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट के ऊपर। ये आपको वन लाइन डेफिनेशन के साथ आपको बताना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम पढ़ने एड ऑफ द ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड, कॉमर्स का दूसरा पार्ट, ठीक है? अब एड्स ऑफ द, इसमें मैंने आप लोग को एड्स टू द ट्रेड के बारे में कुछ बताया था। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका शॉर्टकट फॉर्म बताया था क्या? सर बेटवा। बिटवा। बिटवा, ठीक है, याद हो गया? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है? अब आ जाते हैं बैंकिंग का मेन फंड क्या होता है, उसका मेन फंडा क्या होता है बैंकिंग का? फाइनेंस प्रोवाइड करना, रिक्वायर्ड अमाउंट का फंड प्रोवाइड करना, जिससे बिजनेस को रन किया जा सके, राइट? इंश्योरेंस का काम क्या है? जो भी रिस्क होता है उस रिस्क को कवर करना, बिजनेस में जो भी रिस्क होगा उसको कवर करना। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है उस प्लेसेस पे पहुंचने के लिए जहां पे कंजम्पशन हो सके। ट्रांसपोर्टेशन को हम बोल सकते हैं पीओपी टू पीओसी का रिलेशनशिप मेंटेन करना। पीओपी टू पीओसी, पीओपी का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, सी का मतलब हो गया प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन के बीच की दूरी को कम करने के लिए। अब बल्क में अगर कोई चीज बन जाती है तो उन चीजों को कहाँ स्टोर किया जाए उसके लिए हेल्प आती है वेयरहाउसिंग की। और लास्ट में एडवर्टीजमेंट, जो हेल्प करता है आपकी नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए कि उस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए कि क्या प्रोडक्ट है
उस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज किया जाए। ठीक है, ये आपका मेन चैप्टर का जो सेक्शन 2 का जो मेन पार्ट है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं जो छोटे से पार्ट बचा है चैप्टर 2 पार्ट 2 का ही, वो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? बिजनेस के दो पार्ट में ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं। पहला प्रॉफिट, दूसरा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। इस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक, सोशल और तीसरा अदर्स। अदर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, मेन जरूरत पड़ती है इकोनॉमिक की और सोशल की। अब प्रॉफिट एज एन ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? किसी भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। राइट? सही कह रहा हूं कि नहीं? यस सर, यस सर। अब आ जाते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में। अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव की, अब सॉरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक से मतलब क्या होता है? मतलब इकोनॉमिकली अपने आप को, अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में देखना। तो पहला पॉइंट हो गया इसका मार्केट स्टैंडिंग। मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाने के बाद कि आप मार्केट में सस्टेन करें, अपने मार्केट में अपनी जगह बनाएं, अपनी रेपुटेशन बनाएं, अपनी कुछ स्पेशलिटी होगी आपकी जिसको आप यूज करके आप मार्केट में स्टैंड करेंगे। राइट? यही होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है आपका इनोवेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका इनोवेशन। अब जैसे जैसे मार्केट में आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, आपके कॉम्पिटिटर्स आने लगते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स आने लगते हैं तो आपको मार्केट में अपने आप को रिटेन करने के लिए कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना पड़ता है, नई टेक्निक लानी पड़ती है। ये सारी चीज देखनी पड़ती है कि किस तरीके से मार्केट में सस्टेन किया जा सकता है, मार्केट में आगे बढ़ा जा सकता है। यही है इनोवेशन का पार्ट। तीसरा पार्ट आता है आपका प्रोडक्टिविटी। अब सीधी सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास ऐसी मशीनरी लगी है जो 24/7 काम कर सकती है, लेकिन आपके पास वर्कमैन फोर्स ऐसा नहीं है कि जो 24/7 आपके लिए काम कर सके। तो आपको एनालाइज करना है, आपको समझना है कि किस तरीके से आप अपना प्रोडक्शन साइकिल बढ़ा सकते हैं कि आपका प्रोडक्शन बढ़े, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कर पाएंगे।
ठीक है। तो इकोनॉमिक जो है आपका ऑब्जेक्टिव, उसमें पहला पॉइंट हो गया मार्केट में स्टेबिलिटी बनाना, दूसरा इनोवेशन, तीसरा आपका हो गया प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब आ जाते हैं सोशल में। सोशल में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप मार्केट में सोशल फैक्टर पे बात करें तो सोशल फैक्टर में सबसे पहला आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि आप मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप अपनी सप्लाई कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, जो आपको मार्केट में सस्टेन करने में आपकी हेल्प कर सके, साथ में रीजनेबल रेट पे भी रीजनेबल रेट पे भी मिले। अब ऐसा नहीं कि क्वालिटी आपने गुड की इतनी अच्छी कर दी लेकिन रेट ऐसी कर दी कि हर आदमी परचेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो क्वालिटी के साथ रीजनेबल रेट भी प्रोवाइड की जा सके। दूसरा सोशल में आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इसको मिटा सोशल में सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आप बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई भी बिजनेस सेटअप करता है तो उसका मेन मोटिव रहता है अपना प्रॉफिट कमाना। लेकिन सोशल लाइफस्टाइल में आप जब बिजनेस करेंगे तो आप लोगों को नौकरी पे भी रखेंगे, नौकरी पे रखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनेगी, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज का की आपको रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से आप अपना क्या कहते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तीसरा आपका हो जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट आपका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, आप ये भी देखते हैं साथ में कि आप एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसकी हेल्प कैसे की जा सकती है। और लास्ट होता है आपका सोशल में एम्प्लॉयज वेलफेयर। अब एम्प्लॉयज वेलफेयर क्या है? एम्प्लॉयज वेलफेयर जो फंडा है उसमें यह कहता है कि आप जो एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं आप उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए ऐसा क्या करें जिससे उनको उन सस्टेन करने में, अपने आप को डेवलप करने में वो हेल्प कर सके। जैसे एम्प्लॉयज वेलफेयर में आपने स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल्स खोल दिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह खोल दिए, जिससे उनके फैमिली के मेंबर या एम्प्लॉय खुद अपने आप को रीजनरेट करके अपने आप को तैयार कर सके आगे फिर से दूसरे दिन या रेगुलर बेसिस पे काम करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका सोशल। अब सोशल के बाद आ जाता है आपका अदर्स। अदर्स में मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्टिव मेन होते हैं, एक होता है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड मैनेजर परफॉर्मेंस
मैनेज द परफॉर्मेंस और उनका डेवलपमेंट, और दूसरा आ जाता है आपका वर्कमैन परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कारण इसका क्या है कि इसमें एम्प्लॉयज और मैनेजर का और वर्कमैन के परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ बात की गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। आगे बात करें। यस। अब आप बात करेंगे बिजनेस रिस्क की। किसकी बात करेंगे? बिजनेस रिस्क। अब इसमें बिजनेस रिस्क, किस तरह के बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं, कोई बताएगा? बिजनेस में किस किस तरह के रिस्क हो सकते हैं? कोई नहीं बता रहा? कोई बात नहीं। एक होता है आपका स्पेक्युलेटिव रिस्क, दूसरा होता है आपका प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है जहां पे आपका या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, यस। और प्योर रिस्क में होता है आपका लॉस होगा या बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, यहां प्रॉफिट नहीं होता, या तो लॉस होगा या बहुत ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए स्पेकुलेटिव रिस्क अच्छा है कि प्योर रिस्क अच्छा है? जवाब दो। सर स्पेक्युलेटिव। Sir, speculative. अब देखो, प्योर रिस्क क्यों नहीं अच्छा है? सर क्योंकि उसमें दोनों साइड से लॉस ही हो रहा है। एक तो लॉस कम होगा ना, एक ज्यादा लॉस हो सकता है या कम लॉस हो सकता है। और सर स्पेक्युलेटिव में प्रॉफिट भी है लॉस भी है। राइट, क्योंकि कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसका मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, अपनी लिविंग को कमाना। राइट, यस। उसका मेन बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट कमाने का। तो स्पेकुलेटिव जो होता है रिस्क, वो ज्यादा अच्छा है किसके रिगार्डिंग? प्योर रिस्क से। ठीक है, अब प्योर रिस्क में जो लॉस हो सकते हैं, अब मेरे को स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? क्या हो सकता है? स्पेकुलेटिव कब हो सकता है? स्पेकुलेटिव लॉस कब हो सकता है, कोई बता सकता है? नहीं पता? सर स्पेकुलेटिव लॉस। नहीं, स्पेकुलेटिव रिस्क कब होगा? एग्जांपल पूछ रहा हूँ। सर अगर change in प्राइस fashion वगैरह taste। चेंज हुआ, फैशन चेंज हुआ। सर चेंज इन फैशन टेस्ट। हाँ, बोल सकते हो
चेंज इन फैशन या ट्रेंड या फिर आपका ये हो सकता है कि इकोनॉमिकली हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है स्पेकुलेटिव। मतलब ये आपका डेली डे टू डे बेसिस पे सस्टेन करता है, सही है। यस सर। स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क जो है वो आपका जो होगा उसका कारण हो सकता है आपका फायर के थ्रू आग लग जाए, थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, ठीक है। ये है आपका प्योर रिस्क, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क, तो आप उसमें स्पेकुलेटिव रिस्क की डेफिनेशन और प्योर रिस्क की डेफिनेशन देके और साथ में आप एग्जांपल के रूप में कि स्पेकुलेटिव लॉस कब हो सकता है और प्योर रिस्क लॉस कब हो सकता है उसकी डिटेल बता सकते हैं। अब मैंने कल आप लोग को एक काम दिया था छोटा सा, क्या काम दिया था किसी को याद है? सर सारा फिर से पढ़ना था, जो आप जो बताए थे उसको हाँ। रीड करना था। एनसीईआरटी बुक से रीड करना था जो आप जो पढ़ाए थे कल। अच्छा, और क्या बताया था? और जो बीच बीच में आप कुछ कुछ छोड़ देते उसका डाउट पूछना था, और अगर नहीं पूछे तो हम लोग सही से पढ़े नहीं है। हाँ, तो किसी का क्वेश्चन अराइज हुआ नहीं अभी तक? नो सर। तो मतलब पढ़े नहीं आप लोग? सर पढ़े थे लेकिन बन गया। सब बन गया, सब एकदम क्लियर हो गया, मतलब मैंने पढ़ाया सब कुछ आ गया? पूरा नहीं सर। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जो चीज मैंने छोड़ा उसी का तो पूछ रहा हूँ। जो चीज मैंने छोड़ा था बीच बीच में मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। आप लोग ने जवाब दिया नहीं सर मेरे को कुछ सही भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, आप कुछ ऐसा मिला ही नहीं जो आप छोड़े हैं। से। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला। अब ये सर कल वाली पहले से क्लास एक बार में पढ़ चुके, सर एक बार पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, नहीं, जो पढ़ चुके हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो मैंने पढ़ा दिया था। जो नहीं पढ़े मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ ये सवाल। सर हम लोग तो पढ़े थे। कौन नहीं पढ़ा था इसमें? दो कितने लोग थे जो पिछली क्लास में नहीं पढ़े थे जब पहले पढ़ाया था तब? चलो कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ रिस्क के। रिस्क के कौन कौन से नेचर हो सकते हैं, ठीक है। पहला हो सकता है आपका बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटी, राइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ठीक है, अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अब अनसर्टेनिटीज की कोई कंडीशन बता सकता है, क्या हो सकती है अनसर्टेनिटीज की कंडीशन? सर नेचुरल कैलामिटीज और चेंज इन डिमांड एंड सर प्राइसेस। प्राइस में चेंज आना। बेटा प्राइस में चेंज आना इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। सर अर्थक्वेक। ठीक है, इसमें प्राइस में चेंज नहीं आएगा। अनसर्टेनिटीज क्योंकि वो अनसर्टेन फ्यूचर नहीं है। में क्या होगा हमें नहीं पता वो है, तो देखो वो फ्यूचर है। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज तो तुरंत हो जाएगा। अब जैसे कोविड आ गया, यस। ये तुम्हें पता नहीं था, अचानक आ गया, ठीक है। अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, मतलब जो अचानक हो जाए। प्राइस में चेंज तो तुम्हें दिखेगा ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार अब प्राइस में चेंजेस आने लग गए। अभी तक जैसे रिफाइंड ऑयल आप लोग को 130 120 रुपीज में मिल जाता था 1 लीटर, वो बीच में 200 रुपए तक पहुंच गया, तो उसमें पता चल रहा था कि मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो अनसर्टेनिटी का कारण नहीं हो सकता। समझ में आ गया? यस। अब अनसर्टेनिटी से कुछ बिजनेस को फायदा होता है, कुछ को लॉस होता है।
अब कोविड में कौन से बिजनेस को फायदा हुआ है, किसको लॉस हुआ है, कौन बताएगा? सर सबसे ज्यादा फायदा आई थिंक किराना जनरल स्टोर में हुआ है। सर मेडिकल वालों को हाँ। फायदा हुआ है। राइट, यस सर, मेडिकल इंडस्ट्री और एफएमसीजी सेक्टर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन दोनों को हुआ है। और सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ है? सर सर वो तो टेक्सटाइल। बहुत है सबसे ज्यादा सर। सबसे ज्यादा टेक्सटाइल नहीं है, सबसे ज्यादा लॉस हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री को, वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। सही कह रहा हूं कि नहीं, कि गलत कह रहा हूं? तो सही है। सबसे भयानक जो लॉस हुआ था वो हुआ था टूरिज्म इंडस्ट्री को, टूरिज्म पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में तो चलो जिनके पास ऑर्डर थे वो ऑर्डर कंप्लीट करके अपने आप को पैसा उनने बना लिया, और जिसके पास जो टूर्स एंड ट्रेवल्स के ऑर्डर थे वो तो सब ऐसे ही लैप्स हो गए, सब बर्बाद हो गए। सही है कि नहीं? दूसरा हो गया, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया पहला, अब आ जाता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है? रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हाँ, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। मतलब ऐसा आज तक कोई बिजनेस नहीं है जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो जितना ज्यादा रिस्क उठाएगा उसका प्रॉफिट उतना सबसे ज्यादा होगा। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं, वॉरेन बफेट का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? उनने 13 साल के उम्र में सबसे पहला शेयर खरीदा था, किस कंपनी का? हैथवे का, जिसके आज वो मालिक है। अब 13 साल के बच्चे को क्या ये पता होगा कि जिस कंपनी का वो शेयर खरीदने जा रहा है कि आगे चल के वो उसी कंपनी का मालिक बन जाए? नहीं हो सकता ना। तो मतलब 13 साल में तो बच्चे को ये भी नहीं पता रहता है कि आगे वो क्या कर रहा है। उनने 13 साल की उम्र में हैथवे कंपनी का शेयर खरीदा, आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। मतलब उनने रिस्क कैसा लिया? उनने अपना ऑप्टिमम लेवल पर जितना ज्यादा हो सकता है उस लेवल का रिस्क लेके आज अपने आप को उस चरम पे, उस पोजीशन पे पहुंचाया है। ठीक है, तो जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना रिस्क लीजिए। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका डिग्री ऑफ रिस्क Depends mainly upon the nature and size of business. हाँ, डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब सीधी सी बात है, जैसे हम बोल रहे थे ना कि चादर उतनी फैलाओ जितनी जरूरत है, सेम है आपका बिजनेस के ऊपर। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें कितना रिस्क है उसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपका जैसा बिजनेस है। अगर कोई छोटी सी दुकान कर रहा है तो उसका रिस्क छोटा है, कोई बड़ी इंडस्ट्री खोल के बैठा है तो उसका रिस्क ज्यादा है। यही है सिस्टम। Yes sir. चौथा हो गया आपका प्रॉफिट Is the reward for risk taking. is reward against risk। आप जैसा रिस्क लेंगे प्रॉफिट उसके हिसाब से बनेगा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। सही है, ये 4 पॉइंट हो गए। नेचर ऑफ रिस्क ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है।
ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस सर। अब मैंने कल आप लोग को पढ़ाया नहीं था इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिफरेंशिएशन, तो किसी को है मालूम कि मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नहीं पढ़ाए थे। तो क्वेश्चन तो उठा ही नहीं ना तुम लोग ने, तभी तो मैं पूछ रहा था कि तुम लोग को मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, तुम लोगों ने किसी ने पूछा ही नहीं। अब मैं धंधा करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस करता हूँ, तो बिजनेस को हम ये 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है आपका नेचर, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा ह्यूमन, चौथा अदर। ठीक है, अब नेचुरल रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? सर फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन। बस, हाँ, आपका अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, आपका जो भी नेचर से रिलेटेड जो भी रिस्क है जो नेचुरल ऑकर हो जाए, ठीक है, वो सारे नेचर से रिलेटेड होते हैं। इकोनॉमिक में कौन से आएंगे? सर कंपटीशन, कंपटीशन, चेंज ऑफ प्रोडक्शन, चेंज ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, सर प्राइस, सर चेंज इन प्राइजेस, चेंज इन प्राइजेस, और सर चेंज ऑफ टेस्ट और फैशन, फैशन ट्रेंड, और सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक में जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आएंगी, जो भी कॉज होंगे पैसे से रिलेटेड, वो सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट, कंपटीशन, चेंज ऑफ प्रोडक्शन, चेंज ऑफ प्राइजेस, फैशन ट्रेंड। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बेटा इसमें नहीं आएगी इकोनॉमिक में। गवर्नमेंट आ सकती है, आएगी, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, अब ये सही बात है, तुमने अच्छी चीज याद दिलाई। गवर्नमेंट पॉलिसी जो इकोनॉमिकली डिपेंड करेगी, जहां पे फंड से रिलेटेड होगा, वो जरूर आएगी इकोनॉमिक में। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू होता है, पॉलिटिकल पार्टी डिस्टर्बेंस करते हैं, जैसे अभी इंदिरा गांधी ने 1973 में इमरजेंसी लागू कर दी थी, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट में जरूर थी लेकिन इमरजेंसी लागू कर दी, तो वो क्या, वो अदर्स वाला पोर्शन में आ जाएगा। इकोनॉमिक में आपका जो फाइनेंशियली रिलेटेड होगा वो इकोनॉमिक में कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सर जैसे अभी अगर हमें आगे ऑप्शन में गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो हम अदर्स में लिखेंगे।
नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसीज आया तो इकोनॉमिक में आएगा। उसमें देखो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं लिखा होगा, वो तुम्हें हिंट करेगा अपने आप ही। वो ऐसा तो है नहीं कि सिंपल एक लाइन लिख दी है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज डिड अफेक्ट व्हाट टाइप ऑफ कॉज इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो उसमें अब कॉज में तुम ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट पॉलिसी में बस इतना लिखा होगा। उसमें ये बोलेगा कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू चेंज द रेट ऑफ जीएसटी for this product, so kindly describe or provide the cause of risk from which Sir. part it is coming। सर वो इकोनॉमिक में आता है। वो तब इकोनॉमिक में आ जाएगा, मतलब वो तुम्हें थोड़ा सा हिंट करेगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक। अब ह्यूमन में आ जाते हैं। ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन एरर। चेंज इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। किसमें? सर ह्यूमंस में सर, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है और ह्यूमंस नहीं कोप अप कर पा रहे हैं तो। हाँ, तो वो एरर में ही आ जाएगा ना, मैं इसीलिए तो एरर की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन एरर में क्या है? ह्यूमन एरर में सीधी सी बात है, आपको आके भी आपने गलती करी, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के पास जानकारी नहीं, उसके वजह से लॉस हो रहा है कि वो 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो वो हो गए आपके ह्यूमन के। और चौथा हो गया आपका अदर्स। जिसमें पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स, वॉर बिटवीन कंट्रीज, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। सर ह्यूमन में तो स्ट्राइक भी आ सकता है ना? क्या चीज? सर सर ह्यूमन में आपका बोर्ड नहीं स्ट्राइक। दिख रहा है। अच्छा, सर आपका हाँ, बोर्ड बोलो। नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा? सर वो अदर बस नहीं दिख रहा। सर उधर साइड का। हो गया होगा। अब ठीक है। यस यस सर ठीक है। बोलो, सर- अब क्या कह रहा था? सर ह्यूमन में स्ट्राइक भी तो आ सकती है ना? हाँ, वो इसी में आएगा, ह्यूमन में आएगा, क्योंकि ह्यूमन खुद जानबूझ के कर रहा है ना स्ट्राइक, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। स्ट्राइक वगैरह इसी में आ जाएंगे, ठीक है। कॉज ऑफ रिस्क समझ में आ गया। अब ये सोचो, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसमें इंडिया के लोग पिस रहे हैं। क्यों पिस रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो भी इफेक्ट होता है दूसरी कंट्रीज की वजह से, ठीक है। दूसरी कंट्रीज की वजह से वो भी इफेक्ट करता है। यस अब कॉज ऑफ रिस्क पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका टॉपिक, छोटा सा बचा। स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या चीज? द डीलिंग ऑफ रिस्क। डीलिंग ऑफ रिस्क, वो तो इसी में आ जाएगा ना आपका। सर अब तो वो है ना स्टार्टिंग अ बिजनेस। क्या चीज? सर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। हाँ हाँ हाँ, वो आपका बेसिक फैक्टर्स वाला ना। बेसिक फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, ठीक है। बेसिक फैक्टर कंसिडर्ड बाय स्टार्टिंग बिजनेस। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला हो गया आपका, मैं आप ही से पूछता हूं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, ठीक है, मैंने बोला आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो आप खुद का, तो आप सबसे पहले क्या चीज सोचोगे? आप
कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, यही सोचोगे ना। यस सर। मैं सर क्या बना के या फिर क्या बेचना चाहता हूँ, या तो मैं गुड्स बेचूंगा या मैं सर्विस बेचूंगा। सबसे पहली चीज ये सोचूंगा कि या तो मैं गुड्स बेचूंगा या मैं सर्विस बेचूंगा। अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो मैं क्या बनाऊंगा, सर्विस बेच रहा हूं तो मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहला हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब आप किधर जाना चाहते हो उसके बारे में आप सेलेक्ट करोगे, राइट। दूसरा पॉइंट आप क्या सोचोगे, चलो आपने अब बिजनेस सेलेक्ट कर लिया कि मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूं। अब बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद आप क्या सोचोगे, उसके बाद क्या, स्केल। सर दिमाग में? साइज ऑफ द फर्म, हाँ, कौन सी साइज ऑफ द स्केल? बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, कि मैं कैसा बिजनेस स्टार्ट करूं, कि मैं स्मॉल स्टार्ट करूं, मीडियम स्टार्ट करूं या फिर लार्ज के लेवल पे स्टार्ट करूं। ठीक है, यही सोचेंगे। सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका। यस सर। तीसरा आपका क्या Yes, दिमाग sir. में आएगी, चॉइस ऑफ तीसरा point- फॉर्म ऑफ ओनरशिप। हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा चॉइस ऑफ ओनरशिप। आप किस तरह की चॉइस रखते हैं, चॉइस ऑफ ओनरशिप। अब चॉइस ऑफ ओनरशिप कैसे, अगर कोई इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो वो क्या हो गया, वो आपका Sole सोल proprietor. प्रोप्राइटर हो गया। ठीक है, अगर दो लोग मिलकर कर रहे हैं तब वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप हो जाएगा। और अगर और ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसको क्या हो जाएगा, वो जॉइंट Corp. स्टॉक, जॉइंट भी हो जाएगा जॉइंट स्टॉक, या कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा, Yes. राइट, यही होगा। Yes, sir. अब आ जाते हैं, भैया मैंने अपनी ओनरशिप भी देख ली है, मेरे को क्या ओनरशिप चाहिए। अब मैं क्या देखूंगा ओनरशिप के बाद, क्या लोकेशन। चीज, सर अब लोकेशन। लोकेशन देखेंगे। हाँ, कि भैया मुझे अब अपना बिजनेस कहाँ सेटअप करना चाहिए जिससे मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, यही है। अगर मैंने प्राइम लोकेशन पे अपना बिजनेस खोला होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, गली मोहल्ले में अंदर खोला होगा तो मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, यही चीज है लोकेशन का मेन फैक्टर। अब आ जाते हैं पांचवा, अब मेरे को मिल गई लोकेशन। अब लोकेशन मिलने के बाद अब मैं क्या सोचूंगा कि मुझे क्या चाहिए, फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंस। ठीक है, अब फाइनेंस में मैं कहां से पैसा इकट्ठा करूंगा, क्या मैं बैंक से लोन लूंगा, कि मैं फैमिली से लोन लूंगा, कि मैं पब्लिक से लोन लूंगा। ठीक है, फाइनेंस में हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह का फाइनेंस करना है, क्या पूरा पैसा मैं खुद लगा रहा हूं कि मैं लोन ले रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। अब फाइनेंस में दो तरह का फाइनेंस आता है, तुम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। एक होता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यस सर। ठीक है, दूसरा आपका होता है वर्किंग कैपिटल। अब आप मेरे को यह बताइए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है या फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। जवाब दीजिए। सर क्या? आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे हमने लैंड खरीद लिया या फिर कार खरीद ली, कोई भी चीज। अच्छा, क्या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बार बार होता है कि एक बार होता है। सर वन टाइम होता है। सर एक ही बार होता है। और वर्किंग कैपिटल कब आती है।
वर्किंग कैपिटल कब आती है? जवाब दो। नहीं पता अकाउंट्स में नहीं पढ़ा अभी वर्किंग कैपिटल? सर, पढ़े याद नहीं है। याद नहीं है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस को डेली बेसिस पे आपको बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होता है वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। अब जी सर, आपने इनको वर्किंग कैपिटल पढ़ाया नहीं क्या? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो आप डेली या डे टू डे बेसिस पे बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन या एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए काम आता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़े। पांचवा हो गया अपना फाइनेंस। छठा पॉइंट आ जाता है आपका टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मतलब अब आदमी जब अपना बिजनेस सेलेक्ट करता है उसी समय उसको पता चल जाता है कि मुझे कितना जीएसटी पे करना है, मुझे उस बिजनेस पे कितना, मैं जिस हिसाब से ओनरशिप चॉइस करूंगा उसके हिसाब से कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। वो सारी डिटेल, सारी चीजें इस टैक्स प्लानिंग में कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये 6 चीज मिलके आप जब ये 6 चीज मिनिमम, ये है आपका, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है। जब ये 6 चीज आप यूज कर लेते हैं तब आप रेडी होते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोग को, सब लोग हैं, सब लोग हाँ बोलना एक बार, कौन कौन है? यस सर। सर मैं हूँ। यस सर। 1 2 3 और सर बस तीन सर ही बस 3 लोग हैं। 3 ही लोग बचे आज। और यस कहाँ गए? यस सर। सर, वो वर्तिका का नेट खत्म हो वर्तिका गया। का नेट खत्म हो गया। ओके, और सारा और का नहीं पता। चलो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं तुम लोग को 5। ठीक है, 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें से 4 तो आपने कर लिए होंगे। डिफाइंड बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन आपने कर लिया, आपने कॉपी में भी लिख लिया होगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? यस सर। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है? नो सर। नहीं, तो ये क्वेश्चन लिख लो, ये आपको करना है। यस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हो गया। हो गया। अब एक कॉपी में कैटेगराइज करना ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का मैंने एक चार्ट बनाया था। ठीक है, यस सर। उसको ड्रॉ करके रख लेना अपने पास। समराइज रिवीजन के लिए एक चौथा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये जरूर लिख लो। ठीक है, आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको लिख लो और मेरे को उसका जवाब देना कल की क्लास में, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊं और फिर सेकंड चैप्टर चालू कर दूं उसका कल। सर कल हिस्ट्री पढ़ाएंगे क्या? अरे मतलब इसका जो सेक्शन ए है, जो पहला पार्ट है इसका, हिस्ट्री वाला पोर्शन रह गया था ना। पता है। हाँ, तो बस उस पार्ट को आपको क्या देना है मेरे को जवाब, कॉज ऑफ रिस्क,
स्पेकुलेटिव या प्योर, ठीक है। और उसके बाद नेचर ऑफ रिस्क। नेचर ऑफ रिस्क जो है आपका नेचुरल है, इकोनॉमिक है, ह्यूमन है या फिर अदर है, ठीक है। ये आप मेरे को कल बताना। पहला है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिश इन अ मेन्यू। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिश इन अ मेन्यू, ठीक है। समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? कोई बोलेगा समझ में आया क्या? नो सर, अरे क्वेश्चन समझ में आया? नहीं बना सर, नहीं समझ में आया, वही बोल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिश मतलब एक नई डिश मैंने अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में डाली है, ठीक है। सर ये चीज समझ में आ गया, वो किससे रिलेटेड है वो नहीं समझ में आया। हाँ, वो चीज अब आपको वो तो तुमको बताना है कि वो स्पेकुलेटिव है कि वो प्योर रिस्क है, ठीक है, पहला। दूसरा ये बताना है कि वो नेचुरल है कि इकोनॉमिक है, ह्यूमन एरर है कि अदर्स में आता है। समझ में आ गया? सर अभी बताएं, सर अभी बता दे। अभी क्यों बताओगे? गलत हो गया तो मैं जवाब दूंगा नहीं, हाँ नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बताना, बता दो, बताओ। सर स्पेक्युलेटिव है ना सर, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वेरी गुड। दूसरा? सर दूसरा ये ह्यूमन कॉज है, क्योंकि ये तो ह्यूमन के द्वारा ही किया गया ना। अगर नई डिश आई है मेन्यू में तो ह्यूमन कॉज है। ये आंसर गलत है, आधा आंसर सही है आधा गलत है। सर ये सोचना। शायद इकोनॉमिक में हो सकता है। अब मैं आगे जवाब नहीं दूंगा। एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, पता नहीं मैं कल बता दूंगा। सर, इसका कल आंसर दे देंगे। मैं कल आंसर दे दूंगा तुमको भी, पहले तुम लोग से पूछूंगा फिर तुम लोग मेरे को देना, यस। ठीक है। सेकंड है एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर। तीसरा है एफिशिएंसी ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर, ठीक है। यस सर। ये 3 क्वेश्चन है, आप मेरे को इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे देना, ठीक है। आज नींद आई? नो सर, कल भी आज नहीं। ठीक? नो सर। अच्छा कल भी नहीं, चलो तो आप ये मेरे को कल तीनों दे दोगे आंसर? यस सर 1 मिनट लिख ले सर, मीटिंग मत बंद करिएगा। नहीं मैं बंद नहीं कर रहा, तुम लोग लिखो आराम से। अरे सुहानी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा, देख लेना। लिख लिया? यस सर। तो कल के लिए तैयार है ना? कल इसकी हिस्ट्री खत्म करके सेकंड चैप्टर शुरुआत करके उसको कोशिश करेंगे जितना ज्यादा कंप्लीट कर सके, ठीक है। यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।